नमस्कार दोस्तों, प्राइड डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके एक टॉपिक आता है क्षेत्रफल, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल जो टॉपिक है इसको हम बहुत ही आसानी से इसके फॉर्मूला याद रख सकते हैं। बस यहाँ से आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जिस तरीके से मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ आपको उस तरीके से उनको समझना है और साथ साथ में लिख लिख के याद करना है। अगर आप ईमानदारी से ये क्लास लेते हैं तो आप जब ये क्लास लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे तब तक आपके सारे फॉर्मूले याद होंगे और काफ़ी हद तक आपकी इसमें सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की जो क्लैरिटी है वो दिमाग में हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक क्षेत्रफल। तो देखिए, क्षेत्रफल में कुछ दो तीन बेसिक बातें हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। एक तो है टर्म आपके परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। परिमाप या पेरीमीटर, एक आपके टर्म इसके अंदर आती है क्षेत्रफल या एरिया। क्षेत्रफल या एरिया, और एक जो इसमें टर्म आती है वो आपकी आते हैं आयतन या वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम जो टॉपिक है ये अलग से हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। इस क्षेत्रफल टॉपिक के अंदर हमारे जो सबसे ज़्यादा काम में आएंगी वो दो टर्म काम में आएंगी, परिमाप और क्षेत्रफल। अब यहाँ से सबसे पहले हमें ये समझना है कि परिमाप होता क्या है। तो देखिए, परिमाप जो होता है ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। परिमाप जो होता है ये वन डायमेंशनल होता है, इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन काम में आता है। इस एक डायमेंशन काम में आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने कोई भी एक आकृति बनाई, चाहे तो वो एक चतुर्भुज के आकार की आकृति हो, चाहे वो एक त्रिभुजाकार हो, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे वो एक षटभुज यानी हेक्सागोनल हो। अगर हम यहाँ से स्टार्ट हों और यहाँ से इसको पूरे लेंथ को ऐड करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं, या इन सिंपल लैंग्वेज हम समझें तो आप ये समझिए कि आप जैसे मान लो हमारा खेत है, उस खेत की जो चार दीवार होंगी, उस खेत के जो हम तारबंदी करते हैं वो एक तरीके से हमारे खेत का परिमाप होता है। तो किसी भी आकृति में अगर हम एक बिंदु से स्टार्ट होकर उसकी बाउंड्री में चक्कर लगाकर वापस उसी बिंदु पर पहुँच जाएँ तो हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो उस आकृति का परिमाप या पेरीमीटर कहलाता है। इसमें मैंने कहा कि ये वन डायमेंशनल होता है, एक ही इसमें डायमेंशन होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन काम में आती है और वो डायमेंशन है लंबाई। मतलब इसमें हमने जो भी यहाँ से कैलकुलेट किया वो इसकी लंबाई थी। ये यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, इन सभी लंबाइयों का एक तरीके से हमें क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ से हमारे सिर्फ एक ही डायमेंशन काम में आ रहा है, लंबाई। जो क्षेत्रफल होता है इसमें दो डायमेंशन काम में आते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है ये 2D में होता है। दो डायमेंशन काम में होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने कोई चतुर्भुज के आकार की आकृति ली, या मैंने कोई त्रिभुज के आकार की आकृति ली, या मैंने कोई वृत्ताकार आकृति ली, तो ये जो आकृतियाँ हैं ये कितना एरिया कवर करेंगी, कितना क्षेत्र आबद्ध करेंगी। जैसे हमारा जो खेत है उसमें हमने बाउंड्री बना दी और उसमें हम कितना अनाज बो सकते हैं, कितना अनाज हम इसमें उगा सकते हैं, वो इसका एरिया जो है वो उसका एरिया कहलाएगा। यहाँ पर जब भी कभी हमें इसका एरिया निकालना होगा तो हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। हम लंबाई को किससे गुणा करेंगे, चौड़ाई से गुणा करेंगे। और याद रखना, यहाँ पर जब लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में हमेशा एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको सिर्फ सुनते हुए चले जाना है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपके दिमाग में बिल्कुल इन शेप्स को लेकर जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। बस सिर्फ ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको बताई जाए वो बिल्कुल आपको ध्यान से समझते हुए आगे चलना है। जैसे मान लो आप त्रिभुज पढ़ते हो तो त्रिभुज के अंदर हम क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें देखो हम आधार को ऊंचाई से गुणा करते हैं, आधार को ऊंचाई से गुणा करते हैं, और याद रखना आधार और ऊंचाई के बीच भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ से जब फिर फॉर्मूला बनता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो यहाँ पर भी हमने दो विमाओं को गुणा किया, लंबाई चौड़ाई, यहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई को गुणा किया, सॉरी यहाँ लंबाई और ऊंचाई को गुणा किया। ऐसे मान लो वृत्त का
इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर आता है। इसका मतलब यहाँ पर आर को भी हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब इसमें हमारे कितने डायमेंशन काम में आ रहे हैं, 2 डायमेंशन काम में आ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। जबकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली थी और उनको ऐड कर दिया था। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। जो परिमाप होता है ये 1 डायमेंशनल होता है, इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन काम में आता है, वो लंबाई है। और जो क्षेत्रफल होता है इसमें 2 डायमेंशन काम में आते हैं और हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसके अंदर क्षेत्रफल में जो सबसे पहले आकृति हम पढ़ेंगे वो है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ से ये पूछता हूँ कि बताओ चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अब जब मैंने आपको ये कहा कि चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज को हम कोणों के आधार पर भी विभाजित करते हैं और चतुर्भुज को हम भुजाओं के आधार पर भी विभाजित करते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज को है, अगर हम उसको एंगल के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो वो वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया, क्षेत्रफल, मेंसुरेशन। और एरिया के अंदर अगर कभी भी हम किसी भी आकृति को विभाजित करेंगे तो वो हम भुजा के आधार पर विभाजित करेंगे। तो अब मैं मेरे क्वेश्चन को करेक्ट करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ भुजाओं के आधार पे हम चतुर्भुज को कितने तरीके से बांट सकते हैं, कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि भुजाओं के आधार पर चतुर्भुज जो हैं वो 6 तरह के होते हैं। 6 प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आयत, रेक्टेंगल, एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर, एक समचतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, एक आपके सिंपल कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो इन सब के अलावा होगा। अब हम 1 बाय 1 इनको अंडरस्टैंड करते हैं और जिस तरीके से मैं आपको ये समझाता हूँ उस तरीके से आपको इसको समझना है। तो देखिए सबसे पहली बात आती है आयत की। तो जो आयत है इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं और एक दूसरे के बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण इसमें कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर मैं यहाँ से इस आयत में ये वाली साइड को बिल्कुल फिक्स कर दूं और इसको अपन थोड़ा सा इधर से धक्का मार दें तो ये बन जाता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में भी जो प्रॉपर्टीज़ आयत में होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भुजाओं से रिलेटेड इसमें भी होती हैं। इसमें भी जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होंगी और एक दूसरे के बराबर भी होंगी। लेकिन यहाँ पर जो कोण है ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का नहीं होगा। एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो वो बन जाता है आयत। अब यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट का कि बताओ क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं या सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार पूछा हुआ है। मैं देखो इसको रीजनिंग के हिसाब से डायग्राम बना के बताता हूं। मेरा जो स्टेटमेंट वो ये है कि ये सभी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये सभी आयत समांतर चतुर्भुज, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट ये है कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत होंगे या फिर सभी आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज होंगे। बताओ। तो देखिए यहाँ से आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सारे के सारे पैरेललोग्राम ही होते हैं, समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। मतलब ये है कि ये जो आयत है ना ये भी एक तरह से पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक केस बनता है जब इस पैरेललोग्राम के अंदर, जब इस समांतर चतुर्भुज के अंदर ये वाला कोण 90 डिग्री बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो आयत है ना ये किससे बना है, समांतर चतुर्भुज से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम आपके आगे 2 आकृतियां आती हैं, एक आता है वर्ग और एक आता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है समचतुर्भुज के अंदर, जब इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है। तो जब समचतुर्भुज का एक एंगल, एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती है, जब समचतुर्भुज के अंदर एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या बन जाता है,
वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रोम्बस होते हैं। जितने भी वर्ग होंगे वो सारे के सारे समचतुर्भुज होंगे। ठीक है, ये आपस में आपको कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो देखो 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया। उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट हमारा, वो आता है समलम चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। तो देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, समलम चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बाकी इसमें एंगल वगैरह की और कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती। तो ट्रेपेजियम जो होगा उसमें आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होती हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर इसमें भी तो समांतर होती है, इसमें समानांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, और ये वाला पेयर भी सेम उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, जब इसमें सिर्फ ये दोनों ही पैरेलल होती है और इक्वल नहीं होती है। लास्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है क्वाड्रिलेटरल या सिंपल कोई भी चतुर्भुज जो इन सब के अलावा होगा। इन सब के अलावा जो चतुर्भुज बच गया जिसमें इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी काम में नहीं आएगी, वो हमारा सिंपल कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कोई भी सिंपल चतुर्भुज हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैंने बताया इन दोनों का पेयर, मैंने यहाँ से बताया इन दोनों का पेयर, और यहाँ से ये दोनों मैंने आपको अलग से बताए हैं। तो हमें इनके फॉर्मूला भी उसी तरीके से ध्यान में रखने हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी चतुर्भुज का अगर हमें फॉर्मूला निकालना होगा तो उसका सिर्फ एक ही है कंसेप्ट, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बात हमें हमारे दिमाग में फिट कर लेनी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले जो 2 आकृतियाँ हमारे सामने हैं, एक है आयत और एक है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो आयत होता है इसमें ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मैंने इसकी एक लंबाई ले ली, एक मैंने इसकी चौड़ाई ले ली। तो सबसे पहले बताओ आयत का क्षेत्रफल या फिर आयत का जो एरिया है वो क्या होगा। तो क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है क्वाड्रिलेटरल में, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में आता है इसका परिमाप या इसका पैरीमीटर। तो परिमाप या पैरीमीटर क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी भी आकृति में अगर हमें उसका परिमाप निकालना होता है, इस वाले कोने से स्टार्ट हो घूमते हुए वापस यहाँ पहुँच जाओ। अगर ये B है तो ये भी B है, अगर L है तो ये भी L है। अगर मैं इस कोने से स्टार्ट होता हूँ, देखो एक B आ गया, एक L आ गया, फिर एक B आ गया, फिर L आ गया। इसका मतलब B 2 बार आ गया, L 2 बार आ गया। तो 2B और 2L 2 ले लिया मैंने कॉमन। तो ये जो परिमाप का फॉर्मूला बन जाएगा ये बनेगा 2L + B। अब ये जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको और ध्यान में रखना है इसके विकर्ण का। ये मैंने आयत की लंबाई ले ली L और इसकी चौड़ाई ले ली मैंने B। इसमें एक मैंने विकर्ण ड्रॉ किया, इसका एक विकर्ण मैंने खींचा। तो यहाँ से ये वाला एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। और जैसे ही समकोण त्रिभुज आपको ज़िंदगी में कभी भी दिख जाए तो याद रखना है समकोण त्रिभुज में जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो होती है पाइथागोरस की थ्योरम की प्रॉपर्टी। पाइथागोरस जी ने क्या कहा था, पाइथागोरस जी ने कहा था कि आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस जी ने कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या फिर कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ से कोई भी 2 भुजाएं पता है तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो एक तरीके से कर्ण की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे यहाँ से कर्ण निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये जो D होगा, ये D होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई। एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक बेस है, एक हाइट है। तो D जो होगा डायगोनल, ये होगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे आयत का विकर्ण। तो यहाँ से 3 ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप 2L + B, और ये आ जाएगा विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारी आकृति है वो है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज।
अब देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर हम इसका नामांकन कर देते हैं। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले ABCD के अंदर अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसमें जो D है थोड़ा सा ये बदसूरत हो गया, हम इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं, तो ये आ गया D। चलिए, तो सबसे पहले अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी और आपने उस बात को अपने दिमाग में बिठा भी लिया कि किसी भी चतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन जब मैं इसमें पूछूंगा बताओ लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, तो आप में से कुछ महारथीकरण ऐसे हैं जिनके मन में ये विचार आ रहा है कि यहाँ से लंबाई है AB और चौड़ाई है AD, तो आप उस विचार को यहीं विराम कर दें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमने इस आयत के अंदर ये लंबाई और चौड़ाई क्यों ली? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बनता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाता तो ये आयत बन जाता। यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसका मतलब पक्की बात है कि मैं यहाँ से ना तो इसमें से किसी को लंबाई ले सकता हूँ, ना मैं यहाँ इसमें किसी को चौड़ाई ले सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है फॉर्मूला तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा। परपेंडिकुलर जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। और मैंने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये मान लो यहाँ पर ये आ गया DE। अब देखो जैसे ही मैंने DE यहाँ पर परपेंडिकुलर किया तो ये देखो ये चौड़ाई का रोल प्ले करेगी, क्योंकि कितने डिग्री का एंगल बन गया 90 डिग्री का। और यहाँ से लंबाई का रोल क्या प्ले करेगी AB। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल होगा ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई आ गया AB इंटू चौड़ाई आ जाएगा DE। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया। कई बार क्वेश्चन में इतना ही आ जाता है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है और उस पर खींचा गया परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर है, बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, जो भुजा है उसको परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू B। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मन में ये ख्याल आ रहा है कि सर हमने इसको यहीं पे क्यों खींचा, मैं तो इसको ऐसे खींचूंगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मुन्ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लो इसको नाम दे देता हूँ F, तो ये जो DF अगर परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी, इसका मतलब बेस का काम यहाँ पे क्या करेगी BE। तो अगर मैं उस तरीके से क्षेत्रफल निकालता हूँ तो वो भी एक ही बात है, वो भी क्या है, एक ही बात है। वहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा BC इंटू उसका परपेंडिकुलर DF, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो भाई साहब लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है। अब मैं चाहे इसे लंबाई लेकर इसे चौड़ाई ले लूँ या मैं इसे लंबाई लेकर इसे चौड़ाई ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों कंडीशन के अंदर चाहे तो ये वाली कंडीशन हो और चाहे ये वाली कंडीशन हो, बताओ एरिया सेम आएगा या अलग अलग आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आकृति सेम है तो एरिया भी सेम आएगा। इसका मतलब ये आपस में होते हैं इक्वल। अगर AB इंटू DE मैं कैलकुलेट करूं या फिर मैं BC इंटू DF कैलकुलेट करूं, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर एरिया क्या होगा, सेम। ये आप नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इसका क्वेश्चन का। आप इसको लिख लो VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये है अपने आप में VIP, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें होता ये है कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर भुजा के ऊपर अगर हमने 6 सेंटीमीटर वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बताओ दूसरी भुजा पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, जिसमें से 2 तो हैं भुजाएं और 2 हैं उन पर खींचे गए शीर्ष लंब। तो इस प्रॉपर्टी को जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमें कोई भी 3 चीज़ें दी जाएंगी और एक चीज़ पूछी जाएगी। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में होगा तब तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ से हमने लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से इसमें एरिया निकाल लिया, लेकिन
समांतर चतुर्भुज के अंदर एक छोटी सी बात आपको और ध्यान में रखनी है। कई बार क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर, सॉरी मैंने आयत बना दिया, मैं इसको मिटाकर समांतर चतुर्भुज बना देता हूं। देखिए, अगर मैं कभी भी कोई समांतर चतुर्भुज लेता हूं, पैरेललोग्राम लेता हूं, और उस पैरेललोग्राम के अंदर आपको पता है कि जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो होती हैं सेम, यानी अगर मैंने ये एक साइड ली ए और मैंने ये एक साइड ली बी, अब क्या होगा कि अगर हमें समांतर चतुर्भुज के अंदर भुजा और उस पर खींचा गया शीर्ष लंब दिया गया, तब तो हम इस तरीके से फॉर्मूला निकाल लेंगे एरिया का। लेकिन अगर मान लो समांतर चतुर्भुज के अंदर आपको दो भुजा दे दे और परपेंडिकुलर दे ही नहीं, आपको डायगोनल दे दे, विकर्ण, डी स्टैंड्स फॉर डायगोनल, यहाँ पर डी का मतलब डायगोनल है, तो अब बताओ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आप ये कहेंगे कि सर अब तो इसमें लंबाई चौड़ाई किसी भी हिसाब से हम निकाल नहीं सकते क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमें दिया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, और इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, दोनों ही ट्राइंगल्स का क्षेत्रफल सेम होगा। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा, मैं अगर कोई भी एक आकृति का क्षेत्रफल निकाल लूँ, किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसको कर दूँ मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। आप सब लोगों को पता है, एक फॉर्मूले का नाम सुना होगा आपने, हीरोन्स फॉर्मूला। यस, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। हीरोन्स ने ये कहा था कि अगर कभी भी किसी भी त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं दिख जाएं तो मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं ये फॉर्मूला लगा देना, एरिया आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था √s लेकिन ये आगे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि दिया गया जो स्पेस है वो कम पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि हमारे पास जगह है, पर्याप्त तरीके से हम उसको काम में ले पाएँ। तो यहाँ से देखो, हीरोन्स ने ये कहा था कि अगर कभी भी आपको किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं के बारे में पता हो तो आप मेरा दिया गया फॉर्मूला लगा देना। और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था √s b और s-c आता है तीसरी भुजा के लिए। यहाँ पर जो तीसरी भुजा है वो d है, तो ये आ जाएगा s-d। ठीक है। अब यहाँ से अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, जबकि हमारे पास ऐसे कितने त्रिभुज हैं? हमारे पास ऐसे 2 त्रिभुज हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 2। तो अगर कभी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर आपको 2 भुजाएं और विकर्ण दे तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और अगर हमें भुजा और परपेंडिकुलर दे तो हमें सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले बन गए। तो यहाँ से आप समझिए कि अगर हम इसको अंडरस्टैंड करके समझ गए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल कॉपी और पेन का इस्तेमाल करते हुए उसे लिखो और थोड़ा रिकॉल करो। इस क्लास के अंत तक आपके ये 100% फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से समझना है। ये दोनों आकृतियाँ हो गई, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे मैं इसकी आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप डाउनलोड करके आप इसके नोट्स बना लेना। बाकी मैंने बताया नोट्स आपको साथ साथ ही बनाने हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी आकृति आती है वो आता है स्क्वायर, वर्ग और रोम्बस। चलिए, तो देखिए स्क्वायर के अंदर सेम वही चीज़ आपको मैंने बताया। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बस जैसे ही हमें एंगल 90 डिग्री दिख जाए, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई हमारी मिल जाएगी हमें यहाँ से। तो वर्ग जो होता है इसके अंदर चारों भुजाएं समान होती हैं। ये भुजा अगर A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने आपको बताया क्षेत्रफल का चतुर्भुज में एक ही फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई A है, चौड़ाई भी A है, तो A × A जब करेंगे तो बन जाएगा A²। तो यहाँ से क्षेत्रफल आ गया A²। फिर दूसरी जो बात मैंने बताई थी वो बताई थी मैंने आपको परिमाप या पैरीमीटर। तो परिमाप या जो पैरामीटर होता है
इसके अंदर हमने आपको बताया था कि चारों भुजाओं का योग कर दो, यहाँ से स्टार्ट होंगे और घूमकर वापस यहीं आना है। तो ए 4 बार ये आ गया रास्ते में, इसका मतलब इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा 4a। सिंपल लंबाई चौड़ाई वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब यहाँ से जैसे हमने आयत के अंदर विकर्ण निकाला था, डायगोनल निकाला था, वैसे ही हमें वर्ग के अंदर भी डायगोनल कैलकुलेट करना है। यहाँ से ये वाली जो साइड है ये a है, ये वाली साइड a है, और ये इसका डायगोनल आ गया d, विकर्ण आ गया d। और आपको पता है वर्ग के अंदर ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। तो ये कर्ण होगा, ये लंब और आधार ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विकर्ण, और ये आ गया डायगोनल। यहाँ से जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला वही होगा √L² + B²। तो L और B दोनों सेम है, तो √A² + A²। अब देखिए होगा ऐसा कि यहाँ पर A² जुड़कर हो जाएगा 2A², 2A² और ये √ के अंदर है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया, पिछली बार प्लस का साइन था तो हम √ से वैल्यूज़ को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर a जो है इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और मल्टीप्लाई में है तो a बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a, हमें बाहर निकालना था a को, लेकिन 2 आ गया, कोई बात नहीं, हम वापस से 2 को √ के अंदर भेज देंगे और बाहर निकाल लेंगे a को। तो जो वर्ग होता है उसका विकर्ण होता है a डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन √2। अगर √2 को हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विकर्ण आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, परिमाप निकाल लिया, विकर्ण निकाल लिया। बिल्कुल आप अगर कोरिलेट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल जैसे हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, आयत पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसे ही चल रही है गाड़ी। अब यहाँ से आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। अब देखो इसमें एक तो d आ गया, एक a आ गया, ये एक वेरिएबल है, तो यहाँ से हो सकता है a देकर d पूछे, d देकर a पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। सेम एज इट इज़ ये आपस में एरिया के फॉर्मूले में भी चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ से क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और बनता है, अगर हमें विकर्ण दे दे तो सीधा 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर। कभी भी अगर आपको वर्ग के अंदर विकर्ण दे दे और आपको पूछे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये वैल्यू एक्चुअल में यहीं से बनी है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। अगर मैं यहाँ पर a की जगह d की वैल्यू पुट करूँ तो देखो ये जो √2 है ये उधर चला जाएगा, तो a = होगा d/√2। तो a = होगा d/√2, यानी a की वैल्यू आ गई d/√2। क्षेत्रफल होता है a², तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा d² और √2 का स्क्वायर करें तो 2 आ जाएगा बाहर। तो ये आ जाएगा देखो 1/2 d²। तो ये ऐसे बना। ठीक है, अब आपके समझ में आया कैसे बना तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो और भी बढ़िया बात है। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधा वैसे ये याद ही रखना है। क्या याद रखना है कि अगर कभी भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, भुजा दी हुई हो, तब तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे और विकर्ण दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर। बस आपको यही फॉर्मूले इसमें ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे आ जाता है हमारा रोम्बस समचतुर्भुज। अब रोम्बस में भी आपको पता है चारों भुजाएं समान होंगी, रोम्बस में भी चारों भुजाएं समान होंगी, लेकिन आपको ये पता है कि रोम्बस के अंदर चारों भुजाएं समान होंगी, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। तो अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, इसका मतलब हम इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं लगा सकते क्योंकि एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो ये तो जो पिछली बार हमने देखा था पैरेललोग्राम, मैंने आपको बताया चीज़ें आपस में सारी जुड़ी हुई हैं। अगर आप समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब अगर मुझे यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकालनी है तो बताओ क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, दिमाग में आपके क्लिक हो गई, वेरी गुड। परपेंडिकुलर हमें यहाँ से ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ DE। तो यहाँ से अब देखो लंबाई AB आ जाएगी, चौड़ाई DE आ जाएगी। तो यहाँ से एक तो फॉर्मूला आ गया AB इंटू DE।
क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आ गया। अब आप में से कई स्टूडेंट के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सब सर अब इधर से DF4 खींचेंगे। नहीं मुन्ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन रोम्बस में DE और अगर मैं F खींचता हूँ तो वो सेम ही होंगे, तो फिर हमें उसको खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये एक ही बार ड्रॉ करना है, एक ही बार प्रॉपर्टी बनानी है। उसमें जो प्रॉपर्टी यहाँ बीच में बनी थी वो वाली यहाँ नहीं बनेगी। तो अगर कभी भी हमें रोम्बस के अंदर एक भुजा और उस पर खींचा गया शीर्ष लंब दिया जाए तो हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर हमारे साथ कर दे चोट कैसे करता है एग्जामिनर? चोट ऐसे करता है कि आप तो भाई साहब धुआंधार याद करके गए फॉर्मूला कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। गुरुजी ने कहा था लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने ये कहा कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा A है। अब आपको पता है अगर ये A है तो ये भी A है, ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। एग्जामिनर ने कहा कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा A है और विकर्ण D है। एग्जामिनर ने क्या कहा? एग्जामिनर ने कहा कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा A है और विकर्ण D है। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ इसका एरिया क्या होगा। जैसे ही ये पूछा आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने तो लंबाई गुणा चौड़ाई याद कर रखा है, एग्जामिनर ने तो भुजा और विकर्ण दे दिया। लेकिन नहीं होगी बत्ती गुल। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप पढ़ के आए हैं और आपको पता है कि अगर ये A है तो ये भी A होगी। अब जैसे ही ये A हुई आपको पता लग गया कि भाई साहब ये बन गया एक ट्राइंगल। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको तीनों भुजा पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हीरोन्स फार्मूला। वेरी गुड, आप वीडियो को पॉज करके आगे का फॉर्मूला खुद लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता ही रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या था? हीरोन्स फार्मूला था √S माइनस A, फिर यहाँ पर वापस से A है तो S माइनस A और फिर S माइनस D। तीनों भुजाएं आ जाएंगी, A B C, तीन भुजाएं के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर दो भुजाएं समान है तो A और D। लेकिन क्या अब फॉर्मूला कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस के अंदर एक तो ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा। कितने ट्राइंगल बनेंगे? 2 ट्राइंगल बनेंगे। इसका मतलब हमें पूरा रोम्बस का फॉर्मूला निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय इसको 2 करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस हीरोन्स फॉर्मूले को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ अब हो गया काम, एग्ज़ाम में अब मैं सारे सवाल कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ से एक बात आपको और समझनी है। आप में से कुछ स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ रखा है रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 इंटू डायगनल्स का प्रोडक्ट, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, वो तो आया ही नहीं फॉर्मूला अभी, वो अभी आ रहा है रास्ते में। अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले हम याद करेंगे आपस में लिंक करके। तो देखिए यहाँ से जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर हमें विकर्ण दिया हुआ हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपके पास याद रखना रोम्बस के अंदर जो विकर्ण होते हैं ये अलग अलग होते हैं। अगर मैं यहाँ से एक विकर्ण ड्रॉ करता हूँ तो ये D1 होगा और मैं दूसरा विकर्ण ड्रॉ करता हूँ तो ये D2 होगा। तो यहाँ पर तो विकर्ण सेम थे तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अलग अलग होंगे तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख दो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एक्चुअल में ये फॉर्मूले अलग तरह से बनते हैं, इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं क्वाड्रिलेटरल की, मतलब प्रूव करने के लिए अलग तरीके से इनको करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनको याद कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको याद रखेंगे 1/2 गुणा, जैसे ये विकर्ण का स्क्वायर था यहाँ हो जाएगा विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आप तो इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं, हिंदी में लिख नहीं रहे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर इंटू विकर्ण 1 और इंटू विकर्ण 2। तो समचतुर्भुज के अंदर हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको एग्जामिनर समचतुर्भुज की भुजा और उस पर खींचा गया शीर्ष लंब दे तब तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। अगर हमें
समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण दे तो हीरोन्स फॉर्मूला काम में लेंगे, और अगर हमें समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दे दे तो हम सीधा 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 यानी 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो देखिए इसमें आपको नया कुछ याद नहीं करना। अगर हम देखें तो जो चतुर्भुज के जितने भी क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं वो लंबाई गुणा चौड़ाई से ही बन रहे हैं, बस अब कुछ कंडीशंस अलग तरीके से दी जाती हैं तो उसके हिसाब से फिर हमें थोड़ा उसको मॉडरेट करना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल वही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए आगे वाले डायग्राम में हम देखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे कर पाते हैं। अब ये आ गया एक ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज के अंदर जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो होती हैं समानांतर, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। चलो इसका नामांकन कर देते हैं। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल आ गया ए बी सी और ये डी। अब बताओ बोलो सर लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे आएगा। अब इसमें से कई स्टूडेंट ने या हमने याद कर रखा है इसको बचपन से। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू उनके बीच की दूरी, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो एक्चुअल में ये लंबाई गुणा चौड़ाई ही है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए अगर हमें कभी भी किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो मैंने आपको कहा क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है और वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है साथ में कि लंबाई और चौड़ाई के बीच हमेशा होता है 90 डिग्री का एंगल। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल किसी भी साइड के साथ नहीं बन रहा तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला अभी इस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं DE। जैसे ही मैंने ये DE ड्रॉ किया आप मान लो ये चौड़ाई है, ये DE क्या है, चौड़ाई है। चलिए अब DE चौड़ाई हो गई तो अब बताओ लंबाई क्या लेंगे। तो देखो लंबाई या तो होगी AB या होगी DC सॉरी, या तो DC होगी या AB होगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल या तो ये यहाँ बना रहा है या फिर ये यहाँ बना रहा है। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने अगर DE ले ली सॉरी, तो लंबाई या तो DC होगा या AB होगा, दोनों में से कौन सा। तो अगर मैं AB लेता हूं तो ज़्यादा हो जाएगा, DC लेता हूं तो कम हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं इन दोनों का एवरेज ले लेता हूं। एवरेज आपको पता ही है क्या होता है, एवरेज होता है दोनों का योग अपॉन में 2। तो मैं यहाँ से इसका एवरेज लूँगा तो देखिए एवरेज क्या होगा, DC और AB का एवरेज क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो मैं करता हूँ AB प्लस DC। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 मैं यहाँ की बजाय इसको ऐसे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1/2, एक ही बात है। तो ये तो देखो मेरी आ गई लंबाई और चौड़ाई हमने क्या ली थी, DE। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जो हम याद करते हैं फॉर्मूला वो यही था, क्या था, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दो साइड्स, उन दोनों साइड के बीच का डिफरेंस हमें बताना था। देखिए 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो वास्तव में ये लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, चलिए अगर इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको नहीं भूल पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे एक वर्दी है, तो और भी जो स्टूडेंट आप जैसे तैयारी कर रहे हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि अगर तुझे ये फॉर्मूले याद नहीं होते तो देख प्रदीप जी सर ने क्लास ली है, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। चलिए इसमें हमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आता है, कोई भी चतुर्भुज आता है तो उस चतुर्भुज का फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो बोले अब बताओ सर लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे लगाएंगे। उसमें तो आपने लगा दिया लंबाई चौड़ाई, इसमें बताओ लंबाई और चौड़ाई कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कर देते हैं नामांकन। तो ये आ गया ABC और ये D। देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका एक इसका एक डायगोनल ड्रॉ करना है। तो मैंने ये इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया DB। ये इसका डायगोनल मतलब D यानी विकर्ण। डायगोनल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो मैंने इसका विकर्ण ड्रॉ कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
अब यहाँ से देखते हैं लंबाई चौड़ाई कैसे बनेगी। तो देखिए इसका विकर्ण आ गया d, एक साइड तो मैंने d ले ली, ये चाहे तो लंबाई ले लो चाहे चौड़ाई ले लो, कुछ भी ले लो, एक तो विकर्ण आ गया मेरे पास। अब चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो चाहे आधार हो, कुछ भी हो, बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा तो ही हम उसको लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। अब 90 डिग्री बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर यानी शीर्ष लंब, इंग्लिश में उसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो मैं इसको P1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया और मैंने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया, इसको मैं लिख देता हूँ P2। तो एक परपेंडिकुलर आ गया P1, एक परपेंडिकुलर आ गया P2। अब इसमें से 90 डिग्री का एंगल इस विकर्ण के साथ ही इन दोनों का बन रहा है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई जो होगा वो विकर्ण और परपेंडिकुलर में से ही कोई होगा। अब मैं एक विकर्ण जो है मान लिया मैंने इसको लंबाई ले ली, अब चौड़ाई बताओ क्या लूँ। अगर मैं चौड़ाई P1 लूँगा तो P2 कहेगा मुझे क्यों खींचा, फिर मेरी क्या ज़रूरत थी। चलो ठीक है, हमने कहा P1 ले लिया तो P1 कहेगा, P2 ले लिया तो P2 कहेगा, P1 कहेगा भाई मेरी क्या ज़रूरत थी। फिर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार ज़रूरत तो दोनों की है। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों का औसत ले लेते हैं। फिर आपको पता है औसत क्या होगा, दोनों का योग आधे से गुणा कर दो। तो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो वो होगा P1 प्लस P2 इंटू हाफ, ये इन दोनों का एवरेज आ गया। तो ये चाहे आप चौड़ाई मान लो और लंबाई मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा है, विकर्ण के साथ, तो ये आ गया विकर्ण। हम इसको याद कैसे रखते हैं फॉर्मूले को, 1/2 इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स इंटू डायगोनल, या फिर 1/2 गुणा शीर्ष लंबों का योग गुणा विकर्ण। तो देखा जाए तो ये इसमें चाहे तो आप लंबाई या चौड़ाई कुछ भी ले लो, ये मैं लंबाई ले लेता हूँ, ये मान लिया मैंने चौड़ाई है। तो ये जितने भी फॉर्मूले हमने देखे ये लंबाई गुणा चौड़ाई की फॉर्म में हम याद रख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में हमेशा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो हो गए सारे के सारे फॉर्मूले। अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे वो सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं।